हाँ, लाइव स्टूडेंट चेक किए, आपको आवाज़ आ रही है क्या? लाइव जो स्टूडेंट्स हैं, देखो अपन ने इसमें ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था आपका कंप्लीट अपन ने कर लिया था, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए थे। अब उसके जो न्यूमेरिकल्स थे आपको सीट मिली हुई थी, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स उनको भी पीडीएफ अवेलेबल थी आपके पास, आपने शायद देखी नहीं होगी, अपनी ऐप पे चेक करें आप भाई। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए एक पीडीएफ अवेलेबल थी। आपने सीट में से देखो एक एक क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप बताते जाइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, उसको अपन सोल्व करेंगे। जो आप सब कर चुके हैं उस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ जाएंगे, उसको टच करना बेकार है। मान लो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ही हैं, अगर डायरेक्टिव फैक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो वो अपन को टच नहीं करने हैं। अपन तो वो जो क्वेश्चंस आपने सोल्व किए और आपको नहीं आए हैं उनको अपन इसमें देखेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है तो स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या की आर के बराबर ऊंचाई तक उठाने में उसकी स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन शायद सबने कर लिया होगा, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आया था आपने अगर किया है तो। कौन सा सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर ये किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड ऑप्शन आ रहा है, राइट है। किसी को प्रॉब्लम कुछ पूछना थोड़ी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अपन। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, सीट नहीं मिली कजोड़बल जी यादव, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल कराई हुई है, आप ऐप में चेक करें, फिजिक्स वाले कॉलम में आप देखें पूरी पीडीएफ है आपके पास। अब देखिएगा आप इसमें सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये किया है किसी ने सॉल्व या नहीं किया है? कराएं इसे। देखो भाई कोशिश ही करनी है अपन को, तभी तो काम होगा ये, विदाउट कोशिश कर कैसे होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेपच्यून एवं शनि की सूर्य से दूरियां क्रम से 10 की घात 13 और 10 की घात 12 मीटर हैं। किस किस की है? नेपच्यून और शनि की दूरियां, यानी पहले जो ग्रह है उसकी जो दूरी है वो मान ली अपन ने R1 है, ठीक है, और दूसरा जो ग्रह है उसकी दूरी क्या है आपके पास? R2 है। इन दोनों का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 10 की घात 13 और 10 की घात 12। देखो न्यूमेरिकल बेस अच्छा चैप्टर है ये आपका, इसमें अपनी सीट में करीब 80-81 के आसपास क्वेश्चंस हैं। आज जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अपने इस क्लास में हो जाते हैं वो तो अपन सोल्व करते हैं, बाकी बच्चे चाहे कल कर लेना, नेक्स्ट डे जब भी अपनी वर्किंग डे। अब देखिएगा कितना बच गया आपके पास, ये 10:1 रह गया ना, ये अपने पास आ गया। तब उनके परिक्रमण काल का अनुपात होगा। अब देखिएगा सूर्य से ग्रह की दूरी, सूर्य से ग्रह की दूरी आपको दी हुई है, और आवर्त काल का दूरी के साथ औसत दूरी के साथ संबंध पूछा जा रहा है। किसका नियम काम करेगा? केपलर का। कौन सा नियम? तृतीय नियम। याद कीजिए तृतीय नियम अपन ने ये जाना था अभी, T इज प्रोपोर्शनल R की पावर 3/2। बिल्कुल एग्जैक्टली यही था, मैंने कहा ना यही फॉर्मूला अपने यूज होगा बार बार। अब इस फॉर्मूले से देखें आप, T इज प्रोपोर्शनल R की पावर अगर 3/2 है तो इसे आप ऐसे ले सकते हैं, इसका मतलब T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू, बोलिएगा, R1 अपॉन में R2 की पावर 3/2। ऐसे ही लिखा जाएगा ना भाई। 3/2 का मतलब है डेढ़ पावर हो गई, एक पावर तो पूरी है, एक पावर कैसी है? हाफ है, ये हुआ ना। अब देखो आपको यहां आपको क्या पूछा गया है? T1 अपॉन में T2, इन दोनों का रेशियो तो पूछा है और यही अपन निकाल रहे हैं इसमें। यहां अगर इसे आप निकाल रहे हैं तो देखिए भाई R1 अपॉन में R2 आपके पास 10 अपॉन में 1 है, और ये पावर कितनी है? 3/2। 3/2 का मतलब एक तो 10 की पावर पूरी और एक 10 की पावर क्या होगी? हाफ। भाई ये पावर कितनी है? 1.5, यानी कि ये हो गया है 10, एक तो पावर पूरी और एक पावर इसकी हाफ, यानी कि एक क्या हो गया? रूट हो गया, ये 10। ये आंसर आएगा। अब इनमें से देखो कौन सा है, इनमें से 10√10 आ गया, सी ऑप्शन। ये लो भाई, नोट कीजिए आप इसे।
भाई आप तो अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन को लिखने के बजाय केवल उसका नंबर डाल लो। सीट आपके पास है, ये जो नोट्स की नोटबुक है आपकी, उसमें क्वेश्चन नंबर डाल लें और बस सॉल्यूशन नोट कर लें। क्वेश्चन तो आपके पास है ही ऑलरेडी। ये तो भाई पीडीएफ में इसलिए भी लाइव वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मिल जाए। मुझे क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, लिखा लिखा है क्वेश्चन आ रहा है, बस सोल्व करना है। हो गया, नोट कर लिया नहीं तो चल कोई बात नहीं, वापस लेके आए उसे नहीं कर लो। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 3 किया होगा इसे, है ना। देखिए भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक समांगी गोला मान लो, यानी एक जैसा गोला है, अपन पृथ्वी को मान लें। एक वैज्ञानिक के, वैज्ञानिक का नाम है के, ए और बी भी ले सकते थे, खान में सतह से बहुत भीतर जा रहा है, तथा दूसरा वैज्ञानिक है गोले में बहुत ऊपर जाता है। तो जी की माप ये पूछ रहे हैं। तो भैया देखो, या तो पृथ्वी में ऊपर जाओ पृथ्वी से, या पृथ्वी के भीतर जाओ, स्मॉल जी का मान तो घटता है, लेकिन घटने के मान में फर्क आ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर तो जी एच इजिकल टू क्या था, ये था, देखो याद कीजिए, जी एच इजिकल टू जी एस 1 माइनस 2h अपॉन में आर। अगर दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के आसपास वाला मामला पहले का ही चल रहा है तो कम का है तो, और एक आपके पास गहराई में ये था, अगर किसी खदान में जा रहा है तो 1 माइनस डी अपॉन में आर। अगर ये डी और एच बराबर हो तो भी जी के मान में फर्क तो आएगा ही। किसका फर्क है, यहाँ 2 का फर्क है। तो अब देखो, अब ऑप्शन देखें अपन। पहला, के द्वारा लिए जाने पर घटती है तथा खे द्वारा लिए जाने पर बढ़ती जाती है। भैया बढ़ेगी तो किसी में नहीं, बढ़ेगी तो किसी में भी नहीं, यानी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है ना। यानी जी का मान तो हमेशा ही क्या होगा, घटेगा, ऊपर जाने पर भी घटेगा, नीचे जाने पर भी घटेगा। दूसरा ऑप्शन देखो, खे द्वारा लिए जाने पर घटती है और के द्वारा लिए जाने पर बढ़ जाती है। ये लो, बढ़ते आते हैं तो उसको हटा दो, असत्य है कथन हो। नंबर सी, दोनों द्वारा लिए जाने पर एक समान घटता है। अरे भाई घटता तो है, ये तो पता है, लेकिन एक समान नहीं है भैया, डिफरेंट डिफरेंट घटेगा, तो ये भी गलत है, अलग अलग घटता है, ये सही है भैया। हो गया सही। अपने हिसाब से हिंट लिख लो आप अपनी सीट के अंदर, है ना भाई, क्या रीजन है, कौन सा ऑप्शन अपने क्यों सेलेक्ट किया है। राइट, समझ में तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। आप नहीं आए, चलो पहले इसे नोट कर लो, फिर आ जाएंगे, आएंगे आज ही। भैया आप तो अगर अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो फॉर्मूले के रूप में हिंट लिख लो बस आप तो, है ना, ताकि आइडिया हो जाए कि दोनों की वजह से घट तो रहा है मान, लेकिन अलग अलग घटता है, एक समान रूप से नहीं घट रहा है ना। हाँ भैया देखो, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वैसे क्वेश्चन तो खैर आपने सोल्व किया होगा। संलग्न चित्र सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की दीर्घवृत्तीय कक्षा को प्रदर्शित करता है। भाई ये सूरज जी है बीच में, एस जो है वो कौन है, सूरज जी हैं आपके पास, ये आपके पास भाई सूरज जी हैं, ये लो, है ना। सूर्य जिसके फोकस पर है, उस दीर्घवृत्त के फोकस पर ये सूरज जी है। चित्र में छायांकित भाग ए तथा बी, देखो कैपिटल ए ये रहा, गौर करो, और कैपिटल बी ये रहा, यानी एक छायांकित भाग तो पूरा ये हो गया कि नहीं हो गया, एक छायांकित भाग ये हो गया। इस छायांकित भाग का नाम क्या दिया है अपन ने, ए, इसका नाम क्या दिया है, बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी दिया हुआ है। चित्र में छायांकित भाग ए तथा बी समान क्षेत्रफल वाले हैं। बस मैंने हमेशा क्वेश्चन में बताया है, जो समान दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, वही क्वेश्चन सोल्व कराता है। अब यहाँ समान क्षेत्रफल वाले हैं, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल समान है, तो याद करो केपलर का दूसरा नियम, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय होता है ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा। क्या था दूसरा नियम,
ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। नियम अपन ये पढ़ा था। यहां पर क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब यानी स्मॉल ए से स्मॉल बी तक आने का समय और स्मॉल डी से स्मॉल सी या सी से डी तक का जो समय होगा वो क्या होगा, समान होगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा भैया, सी हो गया, T1 इजिकल टू T2 होगा। किसके अकॉर्डिंग, केपलर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अमित वर्मा जी ने ए ऑप्शन दिया है कि भाई T1 लेस देन T2, नहीं भैया T1 इजिकल टू T2 होगा, बाद में सही कर लिया ना, समझ गया कारण। भाई आप तो उसका कारण लिख लो भाई, ये आंसर में क्यों होगा अपने पास, है ना। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में इसलिए कृत्रिम उपग्रह कक्षा में इसलिए टिका रहता है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी जब अपने चैप्टर पढ़ा था, याद करो, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। किस वजह से कर पा रहा है, क्योंकि नील्स बोर इसको स्पष्ट कर पाए थे। भाई रदरफोर्ड ने तो गिरा दिया था उसको, ऐसा देखा था आपने। नील्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन परिक्रमा जो कर रहा है उसको आवश्यक जो अपकेंद्रीय बल मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त हो रहा है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि जब उपग्रह अपनी कक्षा में ऐसे परिक्रमा कर रहा है किसी भी ग्रह की, या कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो उसको हो रहा क्या है कि गति करने के लिए कौन सा बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। वो अभिकेंद्रीय या यूं कह सकते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल अपन फोर्स कह रहे हैं, वो फोर्स उसे किससे मिलेगा, उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ये तो अपने पास इसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके ऑप्शन देखें अपन, टिका रहता है तो ये तो पता चल गया क्यों टिक रहा है, अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त हो रहा है, गुरुत्वीय बल से, या यूं कह सकते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण किससे प्राप्त हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण से। भाई बैलेंस हो जाना चाहिए ना, क्योंकि द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें पृथ्वी की आकर्षण वातावरण द्वारा उत्पन्न शान बल द्वारा संतुलित होता है। नहीं, शान बल का कोई मतलब ही नहीं अपने यहां। पृथ्वी का आकर्षण आवश्यक अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न करता है, सही है भैया, ये तो अपने पास सही है। ये लो, फिर भी आगे के देखें, क्या पता भी कह दे कि बी और सी भी सही है। पृथ्वी के आकर्षण को अन्य ग्रहों का आकर्षण संतुलित कर देगा, नहीं, मतलब ही नहीं है। उपग्रह में एक इंजन होता है जो उपग्रह के भार को संतुलित रखने में, नहीं, कोई मतलब नहीं है। सेकेंड ही ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है ना, टिक कर लो फटाफट से, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठंड होने की बात नहीं है भैया। एक तारे के चारों ओर एक ग्रह का सामान्यतः कक्षीय पथ होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। कॉमन क्वेश्चन है, तारे का मतलब सूरज जी भी अपने लिए एक तारे है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, सूर्य है। दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है मेन। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के समीप, ध्यान रखना भैया, समीप की बात कर रहा है, करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग v0 और पलायन वेग ve में संबंध याद करो भाई, खूब सवाल किए हैं। ve इजिकल टू √2v0, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। देखो इसको जानबूझ के √2v0 इजिकल टू ve लिखा है, जबकि पहले यूं लिखना चाहिए था, क्योंकि ऐसे देखने पर सामान्यतः नजर नहीं आएगा जल्दी से, और कोई दूसरे नजर आएंगे। हो गया, तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉल एम द्रव्यमान के एक उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r है, जो कि कैपिटल एम द्रव्यमान वाले एक ग्रह के चारों ओर गति कर रहा है। उपग्रह का वेग होगा, उपग्रह का वेग का मतलब उपग्रह का कैसा वेग हो गया, ये कक्षीय वेग हो गया भैया। वेग का मतलब कक्षीय वेग है, तो उपग्रह का कक्षीय वेग देखिए भाई क्या था फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, v0 इजिकल टू √r है। अब देखो ऑप्शन में है क्या भाई, इस रूप में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, बिल्कुल सही है।
तो ये क्या रह जाएगा, जी एम अपॉन में स्मॉल आर। अब देखो ये आ गया, हो गया नहीं भाई, इसी फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं पर क्या दिक्कत है उसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये तो आपको सोल्व करना ही है ना, आ रहा है क्या? चलो कितना, हाँ लगभग पूछा, लगभग की बात करेंगे, अभी देख लेते हैं क्या आता है। पृथ्वी की त्रिज्या तथा चंद्रमा की त्रिज्या का अनुपात 10 है भैया, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन के है वैसे वैसे चलो। पृथ्वी की त्रिज्या को ले लेते हैं अपन आर ई का मीन्स अर्थ। चंद्रमा की त्रिज्या को आप ले लीजिए आर एम, एम यानी मून। इन दोनों का अनुपात 10 है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा से लगभग 10 गुनी है। यही तो हुआ, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 10:1 है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात, यानी कि जीई और जीएम, ये है भाई 6:1 है। पृथ्वी के पलायन वेग और चंद्रमा के पलायन वेग का अनुपात क्या है, यानी कि वीई अपॉन में वीएम। यहां पर v का मतलब पलायन वेग है, e का मतलब अर्थ के लिए है। अपन चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, देखो भाई वीई के 2 बार ही करना पड़ेगा, क्या मतलब है ना भाई, इतना ही काफी है, ये आपको निकालना है। अब इसने क्वेश्चन में एक हिंट दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, गौर करो। एक तो गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या के साथ वाला फॉर्मूला लेना है पलायन वेग का। पलायन वेग के आपको ध्यान है, आपने 3 फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला द्रव्यमान के साथ था, एक किसके साथ था, जी के साथ था, और एक घनत्व के साथ था। लेकिन ये तीनों कब थे, जब आसपास की बात थी, मतलब वो निकट था। तो यहां पे भी देखो पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का दे रखा है। इसका मतलब आपको फॉर्मूला जो सेलेक्ट करना है वो ये है, पलायन वेग वीई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr से। यही फॉर्मूला हुआ ना भाई, यही आपको सीखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि फॉर्मूले कई थे इसके। तो अपना आपको जवाब मिल गया कौन सा क्यों लिए है अपन ने। अब ऐसा है तो देखिएगा, यहां पर 2 कांस्टेंट है क्या, 2 तो 2, ये तो कांस्टेंट हो गया। जी दोनों का अलग अलग है, एक ही ग्रह के संदर्भ में बात होती तो जी और कांस्टेंट हो जाता। तो यहां आप देखेंगे कि वीई इज प्रोपोर्शनल रूट ऑफ जी आर है। अगर ऐसा है तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग, चंद्रमा के लिए पलायन वेग बराबर रूट ऑफ जीई, यानी कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण, बटे में जीएम, चंद्रमा के लिए गुरुत्वीय त्वरण। फिर बोलो आर ई अपॉन में आर एम, यही आएगा ना। अगर यही आएगा तो देखो आपके आंसर भी आएगा, वी ई अपॉन में वी एम। मान रखो आप इसके अंदर, देखो भैया जी ई अपॉन में जी एम 6/1 है यार, सही है, इंटू आर ई अपॉन में आर एम 10/1 है, यानी कि रूट ऑफ 60 हो गया। अब देखो इतना सा अनुमान तो अपन को है ही है, अगर ये 64 होता तो ये 8 बन जाता, तो 64 60 के आसपास वाला मामला हो गया। अब ऑप्शन देखो भैया, 10 होने के लिए क्या होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था वहां, 6 होने के लिए 36 होना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, लगभग 8 8 8 64, तो लगभग बात कह दी, तो यही आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं था भाई, आंसर सेलेक्ट करना है अपन को भाई। अपन इसकी अगर वैल्यू भी चाहे तो निकाल सकते हो, कैसे, 6 का रूट ले लें फिर 10 का ले लें, लेकिन क्या मतलब है उससे, लगभग निकाल लिया अपन ने, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। एक आंसर आप आंसर की से भी चेक करते रहना भाई, करेक्शन हो तो उसमें वो भी हो जाए, सही बात है ना, बाई चांस नहीं फिर बाद में दोबारा कभी पढ़ो तो फिर दिक्कत आ जाए ना।
अपने आंसर की के अंदर भी आप चेक करते रहें, अगर कुछ करेक्शन हुआ तो आप चेक कर लेंगे। लगभग 8 ही कर दो ना, ये लो। इसका मात्रक क्या आएगा 8 का, है कुछ आइडिया? 8 का मात्रक क्या आएगा? यूनिट अपन लगा ही नहीं चारों में किसी में साथ। अरे दो एक जैसी राशियों का अनुपात है, और एक जैसी राशियों का अनुपात होगा वो मात्रक हीन होगा, इसलिए मात्रक नहीं है। ये सोचो अपन लगाना भूल गए भाई, ये भी वेग और ये भी वेग, वेग का ही तो अनुपात है ये किसका पलायन वेग है? पृथ्वी के लिए। ये किसके लिए? चंद्रमा के लिए। तो दो वेगों का अनुपात है, इसलिए ये कैसा होगा? मात्रकहीन राशि हो गई है। हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ग्रेड 2013 का आया हुआ क्वेश्चन भाई, ये देखो, है ना। इसको आप कर दोगे मुझे पता है ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आया नहीं, इसलिए देखो भैया, पृथ्वी सतह से r ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान होगा। r पृथ्वी त्रिज्या, gs पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण। अब सुनो भैया, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई दे रहा है, मामूली थोड़ी है, तो बहुत ज्यादा हाइट हो गई। तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा गुरुत्व त्वरण का ऊंचाई के साथ वाला? GH इज इक्वल टू GS अपॉन में 1 प्लस H अपॉन में R का होल स्क्वायर। किया हुआ है अपना साथ क्वेश्चन, सोल्व करूं या आंसर टिक कर दूं? आंसर टिक कर दे, बताओ क्या आएगा? GS अपॉन में 4। फॉर्मूला कौन सा ले रहे हो आप? GH इज इक्वल टू GS 1 प्लस H अपॉन में R का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख दोगे आप, देख लो, H की R, ये भी R, और ये क्या है? स्क्वायर। GS 1 प्लस 1, ये लो एक स्टेप और बढ़ा दी मैंने, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। आंसर टिक किया तो 16 ही हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्न में से सही प्रकथन चुनिए। देखो जब भी ऐसे आए ना सही या गलत, तो पहले उसे अंडरलाइन कर लो। ये पूछ क्या रहा है? सही है गलत पूछ रहा है। अब सही का चुनना है, इसका मतलब एक सही है बाकी 3 गलत है। तो देखो, उपग्रह का कक्षीय वेग कक्ष की त्रिज्या के बढ़ने से बढ़ता है क्या? भाई ये तो कक्षा की त्रिज्या बढ़ने से घटता है। याद करो फॉर्मूला क्या था कक्षीय वेग का? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r। r बढ़ेगा तो मामला घटेगा बल्कि। तो भैया ये तो गलत बोल रहा है ना। पृथ्वी के धरातल से एक वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है वस्तु की उस गति पर जिससे उसे दागा जाता है। नहीं, वो तो पलायन वेग तो फिक्स है। एक उपग्रह का दोलनकाल कक्ष की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ये भी देखो। फिर आगे और देखो, कक्षीय वेग कक्ष की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्पन्नपाती होता है। ये तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है, ये फॉर्मूला यही आ गया। लो फॉर्मूला लिख लो, आप तो ध्यान रह जाएगा इससे। हो गया। सेकंड तो भैया अपन पलायन वेग निर्भर करता है। पलायन वेग वस्तु, यहां से अपन जो वेग दे रहे हैं उस पर थोड़ी डिपेंड करेगा। वो कहाँ आ रहा है, कौन सा वेग आ रहा है, वो तो किस पे आ रहा है? ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, इन पर निर्भर करता है। वो ग्रह पर निर्भर करता है, अपने द्वारा दिए गए वेग पे थोड़ी निर्भर करता है। अपन उसको अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री कोण से फेंक रहे हैं तब तो वो प्रक्षेप्य गति में तो एंगल आ जाएगा, लेकिन पलायन वेग भी ना एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। कहीं फॉर्मूले में कहीं एंगल था क्या? कह दे कि भाई 30 डिग्री पर इतना पलायन वेग था, बताओ 60 डिग्री पर कितना होगा? तो बढ़ेगा थोड़ी। पलायन वेग तो 11.2 है, फिक्स है, तो फिक्स है पृथ्वी के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 12 पे आगे गया। देखो, V और VP पृथ्वी से तथा किसी दूसरे ऐसे ग्रह से पलायन वेगों को सूचित करते हैं जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की दुगनी है भैया, और जिसका माध्य घनत्व पृथ्वी के समान है। अब ये बताओ, ये तो पूछ रहे हैं पलायन वेगों की
पलायन वेगों की रिश्तेदारियां पूछ रहे हैं, यानी पृथ्वी के लिए पलायन वेग और किसी अन्य ग्रह के पलायन वेग के बीच में क्या रिश्तेदारी आएगी, यही पूछ रहे हैं ना इसमें। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक हिंट दिया है, बताओ पलायन वेग के अपने पास 3 क्वेश्चन है, 3 फॉर्मूले हैं। घनत्व वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा घनत्व वाला? क्योंकि माध्य घनत्व पृथ्वी के समान है, यानी समान कौन हुआ? घनत्व हुआ। कांस्टेंट कौन हुआ? घनत्व हुआ। तो घनत्व वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, उसी पर डिपेंडेंस आ जाएगी सारी। नहीं तो अपन कौन सा भी ले सकते थे, द्रव्यमान वाला लेते, आंसर ये लगाता। लेकिन जो उससे आंसर आ रहा है वो भी ऑप्शन में है, चेक कर लेना आप। और जो आप जी के साथ देखोगे वो भी ऑप्शन में है, लेकिन सही कौन सा होगा? घनत्व। बस यही मेन पॉइंट है, यही चीज आपको सीखनी थी इसमें। तो बताओ VE इज इक्वल टू R रूट ऑफ 8/3 पाई रो जी, यही था ना। अब सुनो भैया, रो समान है दोनों ग्रहों का, कैपिटल जी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 8/3 कांस्टेंट, तो पलायन वेग किसके समानुपाती हुआ? R के। अब पूछ क्या रहे हैं इनमें, रिश्तेदारियां पूछ रहे हैं। तो देखो आपके पास अपने आप ही आ गया पृथ्वी बटे में P का मतलब प्लेनेट्स किसी ग्रह के लिए, E का मतलब अर्थ, तो ये हो गया है RE/RP। बन गया कि नहीं बन गया? अगर ऐसा बन गया है तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो बताओ। दूसरे ऐसे ग्रह से पलायन वेगों को सूचित करते हैं जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की क्या है? दुगनी है, यानी कि RP जो है वो 2RE है, ऐसा कह रहे हैं। ये हुआ ना। अगर ऐसी बात है तो देखो VE/VP इज इक्वल टू, इसको तो RE ही रहने दो, RP को क्या लिख दिया? 2RE ले दिया, यानी कि 1:2 आ गया मेरे पास। तो आंसर भैया आ गया कि नहीं आ गया बताओ भाई? 1:2 अगर आपके पास आंसर आ गया है, अब ऑप्शन को ढूंढ लो आप। VE/VP 1:2। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड आ गया क्या? यानी कि इसी को यूं भी ले सकते हो आप, VE इज इक्वल टू VP/2। आंसर की में चेक करो, सही है। क्यों? क्योंकि आंसर यही है इसका, क्योंकि इसका आंसर यही है भाई, इसलिए सही है। ओके, अब देखो ये सिली मिस्टेक क्वेश्चन है एक तरह से। अगर इसमें घनत्व का अगर अपन को पता नहीं हो ना, तो अपन जनरली त्रिज्या वाले से करेंगे, इसे द्रव्यमान वाले से गड़बड़ हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण वाले से करेंगे तो भी दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बस होने क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला पता हो तब इजी है। सर क्वेश्चन 11 का थर्ड ऑप्शन एक्सप्लेनेशन करो। क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखो, देखें एक बार वापस से पीछे, पहले ये नोट कर लो, ये कर लो, चल देख ले, बाद बता देंगे। हाँ फिर देख कहाँ कर लेंगे भाई क्वेश्चन, फिर उसे ही बता देंगे, वापस फिर आ जाएंगे वहीं उन्हीं क्वेश्चनों पे। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सुनो जो भी क्वेश्चन है फिर अपन बाद में फिर देखें। अच्छा ये भी फर्स्ट ग्रेड का है क्या? देखो भैया हो गया होगा फिर तो, आपसे नहीं हुआ? हो गया भाई, लाइव स्टूडेंट इसको कर लिया था कि भाई क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 13 को आंसर बताया। देखो अगर इसने किसी ने किया है तो, पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या व संहति यानी द्रव्यमान लगभग आधी और 1/10वीं है। तो मंगल ग्रह से पलायन वेग क्या होगा? किस किस का जिक्र हुआ है बताओ? त्रिज्या और द्रव्यमान का।
इसका मतलब अब अपन को पलायन वेग का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? त्रिज्या और द्रव्यमान वाला, वही लेंगे ना। तो वो फॉर्मूला कौन सा था बताइए? VE इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में कैपिटल R वाला है। ये हुआ ना। इस फॉर्मूले देखो 2 कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, M और R ही बचाना, यानी कि आपके पास ये आ गया है VE इज प्रोपोर्शनल रूट ऑफ M अपॉन में R। पूछ किसका रहे हैं? मंगल ग्रह से पलायन का मान। तो देखो भैया फॉर्मूला मंगल, ये लो भैया V मंगल ही लिख देते हैं, V मंगल और V पृथ्वी। बताइए इस फॉर्मूले से क्या बनना चाहिए फॉर्मूला? M किसका आएगा? मंगल का, पहले यही तो आएगा। M फिर किसका आएगा? पृथ्वी का। फिर बताओ त्रिज्या का मामला तो उल्टा है ना, तो पहले R किसकी आ जाएगी? पृथ्वी की, फिर R किसका आएगा? मंगल का। हो जाएगा। अगर अब है ये तो देखो अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ लें इसमें। देखें अब V मंगल, V पृथ्वी। देखो आपको ऑप्शन में से छांटना है, आंसर नहीं निकालना है, ऑप्शन में से छांटना है, यही तरीका सीखना है अपन को। अब एक बात तो ये देखो मंगल के लिए और इसके लिए देखो आपको जो वैल्यूज दी हुई है, अब उनकी वैल्यूज को पुट करो। मंगल और पृथ्वी इनके द्रव्यमानों का अनुपात देखो, त्रिज्या कैसी है? आधी है, यानी किसकी त्रिज्या? मंगल की त्रिज्या, यानी कि R मंगल जो है वो R पृथ्वी है उसकी क्या है भैया? आधी है। पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? द्रव्यमान 1/10 है, यानी कि M मंगल M पृथ्वी का कितना है? 10वां भाग है। यही आ रहा है ना? और यही हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ आपके पास? R मंगल बटे में R पृथ्वी। इसी फॉर्मेट में ले दो ना, किसी ने मना थोड़ी किया है। क्या हो गया? 1/2। एक तो ये आ गया। इधर भी देखो M मंगल M पृथ्वी 1/10। दोनों मान है ना अब आपके पास। अब ये मान आप यहाँ चिपका दो। अब ये मान रखते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि पहले मंगल है पहले पृथ्वी है। ये सीक्वेंस चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा और वो ऑप्शन में होगा। ठीक है ना? तो अब देखो पहले मंगल बटे पृथ्वी आ रहा है ना, मंगल बटे पृथ्वी सही है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। 1/10 ले लो इसको, तुम ले दिया है ना। अब बताओ R पृथ्वी R मंगल। अब यहां देखो यहां मामला उल्टा है। इसका मतलब यहां R मंगल बटे R पृथ्वी बराबर 1/2 और आपको क्या चाहिए? R पृथ्वी बटे मंगल। तो इसे 2/1 करके लिखोगे ना। सही है ना बात? अगर बात सही है तो भैया देखे 2 से 10 कैंसिल हो जाते थे पहले। कितनी बार? 5 बार। तो ये रूट ऑफ कितने आ गए? 5 आ गए। अब ये रूट ऑफ 5 आ गए। अब ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे अपन। देखो कैसे? रूट ऑफ 5 अगर सपोज करो 4 होता तो 4 का रूट 2 होता है। अरे 4 का यही होता है, 2 ही तो होता है। और अगर 9 है तो 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अरे हाँ, रूट ऑफ 5 नीचे आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये रूट ऑफ 5 तो नीचे आएगा। हाँ ये भैया तू तो भैया बहुत बाद में से पहले ही कह देता है, तेरे को सुनता नहीं लेकिन, है ना।
देखो भाई जब सब कह दें उसके बाद ही कहता है तू, है ना। अब देखो भाई ये अपने पास आ गया है, ये इतना अपने पास वैल्यू आ गई है। अब इसको अपन को आगे देखना है। देखो ये आ जा भाई, तो यहाँ आ जा। हाँ बिल्कुल गोला बना दिया इसको ना। अब देख भैया, अब अपन को क्या निकालना है, वी मंगल निकालना है ना। देख रहे भैया वी मंगल, तो वी पृथ्वी आ जाएगी इधर, और वी पृथ्वी की वैल्यू कितनी है 11.2 अपॉन में √5 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे तो आंसर ये है, लेकिन अब देखो अपन को ऑप्शन छांटना है। √5 को अगर अपन में लगभग 2 मान लूँ, 2.5 मान लो तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन 2 मानने से ईजी होगा। 2 का भी अगर 11.2 में भाग दूंगा तो नेचुरल है वैल्यू इससे कमी आएगी। 11.2 से 2 से डिवाइड कर रहे हैं यार। अब उसके हाफ के आसपास का ढूंढो आप, 11.2 के आप हाफ के आसपास बताओ। 5 आ रहा है, सही है। फिर भी और देखें क्या पता और भी कोई दूसरा कम हो। 25 तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि तो ज्यादा आ रहा है। 56 है क्या, 56 किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। हाँ 56 है। 2.2 ये तो यार कुछ ज्यादा ही कम हो गया ना, यानी कि अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5.5 का आसपास आएगा मामला। कौन सा ऑप्शन हो गया भैया, हो गया ना 5 ही। लगभग नहीं कहे तो भी पूरा पूरा आएगा, भाग देख देख लो आप चाहे। 11.2 में √5 से डिवाइड करोगे ना आप, 5 ही आ जाएगा। हाँ विपिन जी अब हो गया क्वेश्चन आपका ये। क्वेश्चन नंबर क्या था 13 ना। ये कुछ ज्यादा ही कम हो गया। अरे मंगल पर वायुमंडल है क्या? नहीं है क्या? देखो पलायन वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड आ रहा है और गैस कणों का वर्ग माध्य मूल वेग कितना है 2.5। पॉसिबल तो है ना। क्वेश्चन नंबर ये क्या था 13 था ना। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा आप, वापस लाएंगे। ये लो भैया आपने किया नहीं तो ये लो वापस आ जाएगा। ये लो आ जाता है तो है ना, ये तो वापस आ जाएगा। ये लो आप वापस ले आए तो मैंने 5 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख दिया, डिवाइड करके देख लो। नहीं लगेगा, मंगल पे नहीं लगेगा भैया, है ना। वो पृथ्वी के लिए लगेगा, और क्या तो फूट जाएगा। ये सारे मामले पृथ्वी पे चलते हैं। हाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब तो नोट कर लिया नहीं तो। अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। कैप्लम द्रव्यमान का एक उपग्रह है भैया, सुनो इधर। पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। केपलर पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, तो उपग्रह की कक्षीय चाल होगी। देखो भैया एक तो ये कैपिटल एम की जगह क्या लिखा जाएगा स्मॉल एम, क्योंकि कैपिटल एम तो पृथ्वी का द्रव्यमान आएगा। करेक्शन कर लेना अपनी सीट के अंदर, है ना। इसको आप क्या कर लेंगे स्मॉल एम कर लेना इसे। हाँ स्मॉल एम इसलिए क्योंकि कैपिटल एम तो पृथ्वी के लिए लेते हैं ना अपन, उपग्रह के लिए तो स्मॉल एम लेंगे। अब देखो भैया कक्षीय चाल, अरे भैया तो फॉर्मूला है सीधा आपके लिए। देखो कैसे याद करो, कक्षीय चाल V नॉट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपको याद है मैं उसी से बताने की कोशिश करूंगा, कैपिटल GM अपॉन में स्मॉल r। मेन फॉर्मूला यही था। अगर ये h ऊंचाई की बात कर दी इसने तो
और साथ में जी की भी बात कर दी। इसमें ना तो एच है ना अपने पास जी है, लेकिन देखो ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि जी एम का मतलब तो स्मॉल जी आर का स्क्वायर एंड स्मॉल आर का मीन्स आर प्लस एच। तो देखो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ स्मॉल जी आर का स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच। पहले तो देखो इससे मैच कर रहा है कोई सा, पहला ही आ गया है तो नहीं, पहला क्या रूट है ही नहीं उसके ऊपर, डी आएगा, रूट तो है नहीं उसके ऊपर, जी आर स्क्वायर आर प्लस एच, यही हो गया। नहीं तो इसे यो भी लिख सकते थे, ऐसी कोई बात थोड़ी है, आर रूट ऑफ स्मॉल जी आर प्लस एच, ऐसे भी ले सकते हो, है ना। लेकिन आंसर अपना यही आ गया वीडियो ऑप्शन में। यानी ये भी इसी का क्या है, ये फॉर्मूला ये। अब देखो देखते पहले भ्रम ये होता है, स्मॉल जी आर स्क्वायर का रूट नहीं दिखता है ना, फटाफट से पहला ऑप्शन में जब, और वो लास्ट में, और ये भी दे रखा है जी आर, इसके साथ रूट लगा दे तो और भी अच्छा बन जाता। वो कब होता, जब पास होता तब ऊंचाई नहीं होती तो, जबकि वही फॉर्मूला है, वही भी। हटा दे इसे, क्वेश्चन नंबर 14 था ना, तो 15 देखो, ये है भाई एक ग्रह जिसका एक उपग्रह है, वो तो पृथ्वी हो सकती है, इसका एक ही उपग्रह, उसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे हैं, तो इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। भैया देखो गुरुत्वीय त्वरण की बात कहां कर रहे हैं, सतह पर। पहली बात बात करो, सबसे पहले लास्ट की लाइन को पकड़ो, गुरुत्वीय त्वरण की कहां बात कर रहे हैं, सतह पर। अब सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के भी मैंने दो फॉर्मूले बताए हुए हैं, एक तो द्रव्यमान के रूप में, एक घनत्व के रूप में। तो बताएं कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि द्रव्यमान और त्रिज्या की ही बात की है इसने। तो गुरुत्वीय त्वरण का देखो भैया फॉर्मूला, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। मैं सीधा एक लाइन में करने की कोशिश करता हूं इसमें। देखो भाई इधर यहां इन्होंने क्या किया है, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे हैं भाई, m भी आधा है यानी कि m/2 हो गया, त्रिज्या भी आधी है यानी कि r/2 है, तो ऊपर स्क्वायर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, यानी कि पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो जाएगा मामला। देख लो, समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने छोटे तरीके से करने की कोशिश करी है, पहले की तुलना में 2 गुना। अब ये पृथ्वी की सतह का कितना है, 9.8 है ना, अगर ये 9.8 है तो 9.8 का डबल कर दो ना, आंसर चेक करो, यही है। अगर ऐसे तो देखो तरीका तो ये छोटा सा फटाफट है, नहीं तो आपके पास ये तो है ही, इसी फॉर्मूले को आप कैसे ले सकते हो, ऐसे देखो, ये हो गया भाई सैटेलाइट वाली बात हो गई, एस का मतलब ये हो गई है पृथ्वी वाली बात, ठीक है। इसी फॉर्मूले से देखो ms अपॉन में me बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बताओ, m के तो समानुपाती है ना, r में क्या हो जाएगा बताओ, re rs, s का मतलब क्या है यहाँ पर, सैटेलाइट है, ये लो। ये इधर कितना है भाई, ये me का कितना है, हाफ है, ये me है, ये re को re रहने दो, rs कितना है, re का हाफ, हाफ को ऊपर ले गए 2 को, ये स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये लो 1/2, 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना आ गया 2:1, अनुपात पूछे तो भी बता दोगे। तो देखो सैटेलाइट के ऊपर कितना हो गया, GE बाई, अरे इनटू है भाई यहाँ तो, इंटू 2, 9.8 इंटू 2, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना।
ऐसे भी कर लो चाहे वैसे कर लो, जैसे आपके समझ में बैठे वैसे कर लो। देखो अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो कर रहे हो जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह में आए हुए हैं। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन करो तो पता चलेगा कितना अच्छा आता है। ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन तो ना। क्वेश्चन नंबर 16, M1 व M2, M1 इज ग्रेटर देन M2 द्रव्यमान के दो उपग्रह पृथ्वी के गिर्द क्रमशः R1 और R2, R1 इज ग्रेटर देन R2 है, M1 इज ग्रेटर देन M2 है, त्रिज्याओं वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, उनके वेगों V1 व V2 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही कह रहा है भाई, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, क्योंकि इसने जिक्र किसका कर दिया है? M का। गौर करो आप, M के साथ किसको दे दिया है? त्रिज्या को। अपने आप हिंट देते हैं क्वेश्चन वाले। अगर ये घनत्व की बात कर देते तो मामला दूसरा आता, लेकिन यहां तो त्रिज्या द्रव्यमान वाली बात है भैया। और इसके लिए तो आपको पता है V0 जो होता है द्रव्यमान के साथ तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में स्मॉल r, सही है ना। तो अब आपकी चीज क्लियर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कर लोगे? कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ? सेकेंड। V1 इज लेस देन V2 नहीं कह सकते इसे? एक ही बात। हाँ, बहुत देर बाद समझ में आई तेरी बात ये। हो गए? जहां पर R को आप ज्यादा ले लोगे वहां पर V0 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और R कम ले लोगे V0 वहां क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आंसर चेक करो एक बार, आंसर की में देखो। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था। नंबर 17, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया ना। ये हो गया होगा नहीं क्या? नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। अरे रुका रे तू भी। देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ भी नहीं दे करके फिर भी बहुत कुछ दे रखा है। आप गौर करें, देखो ध्यान करें। एक उपग्रह जो एक विशिष्ट कक्षा में जियो स्टेशनरी है, जियो स्टेशनरी कल ही आपने जाना है। जियो स्टेशनरी यानी कि भूस्थायी है ना, यानी कैसा है? भूस्थायी या तुल्यकाली है। अगर ये भूस्थायी है इसका मतलब इसका आवर्तकाल 24 आवर्स है। आवर्तकाल दे दिया इसने इसका इनडायरेक्टली। भूस्थायी जियो स्टेशनरी कह करके क्या दे दिया इसने? इसका आवर्तकाल दे दिया है। किसी दूसरी कक्षा में ले जाया जाता है, नई कक्षा में पृथ्वी केंद्र से उसकी दूरी पहली कक्षा से कितनी है? दुगनी है। यानी रिश्तेदारी कौन सी काम करेगी? आवर्तकाल और त्रिज्या वाली। किसके साथ वाली? अरे भाई किसके साथ वाली? कौन सा नियम हो गया? केपलर का तृतीय नियम। केपलर के तृतीय नियम का यह आपके पास क्वेश्चन हो गया है। और केपलर का तृतीय नियम क्या था बता दो? T इज प्रोपोर्शनल R की पावर 3/2। क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसके। अगर ऐसी बात है तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? T डैश अपॉन में T इज इक्वल टू R डैश अपॉन में R और पावर 3/2, यही बनेगा ना। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, देखो कैसे। इधर कोने में बता रहा हूं मैं आपके बात कि पहला तो ये कि जियो स्टेशनरी कह दिया, यानी T का वैल्यू 24 आवर्स हो गई। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा उसकी कक्षा,
पहली कक्षा से दुगनी है, यानी कि जो r डैश है ना ये कितना है, इसका 2r है, और t डैश है वो आपको ज्ञात करना है। दूसरी कक्षा में आवर्तकाल होगा, ये तो कह रहे हैं। देख लो बस, क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? क्वेश्चन की सारी वैल्यूज हैं आपके पास, है ना? बताओ क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को तो रखना है, कैलकुलेशन तो हो जाएगी। देखो अभी करते हैं तरीके से। टी डैश तो टी है, टी की वैल्यू 24। अब 24 कैसे पता किया अपन ने? जियो स्टेशनरी कहने की वजह से। आर डैश की वैल्यू कितनी है? 2r अपॉन में r, पावर कितनी है? 3/2। अब देखिएगा टी डैश अपॉन में 24 इज इक्वल टू r से r कैंसिल, 2 के ऊपर पावर 3/2, मतलब एक तो 2 पूरा और एक 2 का रूट, यानी कि 2 रूट ऑफ 2। तो बताइए टी डैश इज इक्वल टू 24 इंटू 2 48 रूट ऑफ 2 आवर्स। आ गया कि नहीं आ गया? आंसर चेक करो, कौन सा है ये? बी। ये लो भैया, बी को एक बार ही बोला कर भैया ना, बार बार नहीं। बी बी से ना, हाँ स्क्वायर बोल रहे भाई, बी शब्द ऐसे बोलते हो, बी बी। बोलो कौन आ गया? बोला बी भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये ना, आपके लेवल के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा डर लगे। वापस देखें, देखो इधर वापस देखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, या यूँ कह सकते हैं कोई सैटेलाइट अपनी कक्षा में जियो स्टेशनरी हो रहा है, यानी भूस्थायी है, अर्थात उसका आवर्तकाल 24 आवर्स है, ये उन्होंने कह दिया है। अगर उसको ऐसी कक्षा, उसकी कक्षा को दुगना कर दिया जाए, यानी पहले आवर्तकाल कितना है उसका? 24 आवर्स है। अब उसकी कक्षा को दुगना कर दिया जाए तो अब आवर्तकाल कितना हो जाएगा? इसका मतलब कक्षा की त्रिज्या और आवर्तकाल के मध्य अपन को क्या चाहिए? संबंध चाहिए। और वो संबंध किसका नियम आता है? केपलर का तृतीय नियम। वो ये कहता है T इज प्रोपोर्शनल R की पावर 3/2 होता है, यानी आप इसे कह सकते हैं T डैश अपॉन में T इज इक्वल टू R डैश अपॉन में R पावर 3/2 कह सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है? वैल्यू देखो, T डैश तो आपको कैलकुलेट करना था। T कितना है आपके पास? 24 आवर्स। क्यों है? क्योंकि जियो स्टेशनरी का है उसने। फिर R डैश कितनी कर दी है? पहले की दुगनी 2R कर दी है ना। अगर पहले वाली कक्षा की त्रिज्या जब 24 था ना उसका टाइम पीरियड, तब उसकी त्रिज्या स्मॉल r थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि अगर उसकी डबल कर दी जाए, यानी 2r कर दी जाए, तो अब कितना हो जाएगा? तो अपन ने 2r कर दिया, r से r कैंसिल, 2 के ऊपर पावर कितनी हो गई? 3/2। 3/2 2 के ऊपर पावर का मीन्स 2 रूट ऑफ 2 हो गया। कितना हो गया? 2 रूट ऑफ 2 हो गया कि नहीं हो गया? देख लो भाई, 2 के ऊपर देखो इधर, 2 के ऊपर पावर 3/2, इसका मतलब है एक तो 2 पूरा और एक पावर इसकी हाफ, यानी कि ये रूट ऑफ 2। ये लो आ गया, ये ले लिया आपने, 2 रूट ऑफ 2 आ गया। यहाँ टी डैश ये 24 है, 24 को इधर लेके गए तो 2 से 24 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 48। 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। 48 इंटू रूट ऑफ 2 के रूप में आंसर आएगी अपने पास। ये रहा, हो गया। या और कोई डाउट है इसमें? कुछ है क्लियर? ये क्लियर है तो फिर आगे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भैया, पृथ्वी से परितः स्थायी कक्षा में किसी उपग्रह की अधिकतम चाल हो सकती है? डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया ये तो। उपग्रह की चाल कौन सा आ गया? ये चाल तो आपकी पड़ी हुई है ना जी के फॉर्मेट में, रूट ऑफ GR यही होती है। तो कौन सा आ गया? वही बी ऑप्शन आ गया। हो गया, सिंपल था, टिक कर लो इसको सीधे। 18 देखो, दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है, बस समझ गए अब आप इसी लाइन से।
परंतु त्रिज्याएं R1 R2 है, त्रिज्याएं अलग अलग हैं और गुरुत्व इतना इतना हो तो इनमें रिश्तेदारी क्या होगी? तो भैया घनत्व समान हो तो याद करो G बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई R रो G। इससे G समानुपाती क्या हो गया है, R। तो बस, तो क्या आंसर बन गया बोलो, G1 अपॉन में G2 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ही आ गया इसका, तो इसका तो फर्स्ट ही आ गया। नाइनटीन के बाद क्वेश्चन नंबर 20। देखिए भैया, इसको आप बताइएगा, समान त्रिज्या वाले लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद स्मॉल एच ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है। पहली बात तो ये देखो निर्वात में, और एक ऊंचाई भी दे रखी है फिक्स है। इनके भूमि तक पहुंचने के समय होते हैं। अब देखो भाई क्या बता रहे हैं आप, आंसर बताएं भाई, सोच समझ के बताएं, आराम समझे। देखो देखो भाई, वैसे तो ध्यान रखना जो समय है ऑप्शन में, देखो आप आंसर में आपको आंसर मिल जाएगा, लगभग समान दे रखा होगा। देखो सुनो, अगर आपसे समय की बात की जाए तो जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे आती है तो उसको नीचे पहुंचने का लगने वाला जो समय है t, वो होता है √2h अपॉन में g। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है जो अपन गति के समीकरणों में पढ़ते हैं। अब यहां इसका मतलब समय केवल किस पर डिपेंड करता है भाई, ऊंचाई पर डिपेंड करता है। समय केवल किस पर डिपेंड करता है, ऊंचाई पर। क्लियर है चीज, ऊंचाई पर केवल समय डिपेंड कर रहा है। जी तो कांस्टेंट है सबके दोनों वस्तुओं के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में तो एच भी तो कांस्टेंट हो गया। देखो गौर करो, एच भी तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब आंसर तो पूर्णतः समान और असमान और शून्य और लगभग समान। अगर यहां पूर्णतः नहीं होता, सुनना, देखो ऑप्शनों की बात बता रहा हूं मैं आपको, पूर्णतः नहीं होता और यहां इसमें लगभग नहीं होता, क्या कह रहा हूं, यहां पूर्णतः नहीं होता और यहां लगभग नहीं होता तो आंसर बी होता। समान होता तो आंसर बी हो जाता, केवल समान। लेकिन इसने क्या कहा, पूर्णतः समान। पूर्णतः समान नहीं है, लगभग समान होगा। क्या होगा, लगभग समान होगा। तो इसलिए आंसर ये अपने पास आ जाएगा। ये मैंने आपको बताना चाह रहा था। देखो वापस बता दें, देखो नहीं भैया, द्रव्यमान के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंस नहीं है। पूरे फॉर्मूले में देखो केवल ऊंचाई पर डिपेंड है ना। यहां आप अगर एक ध्यान हो तो गैलीलियो ने ये कॉन्सेप्ट बताया था, भाई एक पंखो गिराया एक सिक्के को गिराया, दोनों समान समय के अंदर नीचे आके पहुंचेंगे, लेकिन अपन यहां लगभग समान कहना ज्यादा सही समझेंगे, क्योंकि आप गिरा के देख लो, क्योंकि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आता ही है ना। निर्वात वाली बात उन्होंने फिर भी कह दी है, तो अपन पूर्णतः समान कहने की अपेक्षा क्या कहेंगे, उसे लगभग समान। अब यहाँ ये दोनों जो है ना, पूर्णतः समान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखो वाकई में इसमें फर्क तो है ही है ना, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो समान आता है, पूर्णतः समान अपन कहेंगे नहीं। तो क्या ऑप्शन में सही रहेगा, इन दोनों में से एक ही जब छांटना हो तो लगभग समान कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, लगभग समान समय में नीचे आके पहुंचेगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऊंचाइयों के मान दिए होते, गति वाले सवाल, गति वाला जो चैप्टर है उसके अंदर एक क्वेश्चन है इस टाइप से, अगर ऊंचाइयां अलग अलग दे रखी होती तो समय क्या होता, अलग अलग होता, भिन्न भिन्न हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर तो ऊंचाई क्या है, समान, तो समान समय में पहुंचेगा। लेकिन यहां पूर्णतः समान कह दिए तो बड़ा स्ट्रिक्टली पूछ रहा है, क्लियरली कह रहा है कि पूर्णतः समान तो संभव है ही नहीं। तो इसलिए क्या कहेंगे अपन, समान तो होगा लेकिन कैसा, लगभग समान। ये क्वेश्चन 19-20 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये आरपीएससी ज्यादा ध्यान देती है इन पे, फिर बाद में इन पे रेट लगती रहती है, फिर इनमें समय बढ़ता रहता है ताकि एग्जाम और आगे चलती रहे रिजल्ट निकालने में। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर डाले जाएंगे, हर सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको। ऐसे आपको ऐसे मिलेगा कि ये भी सही है और ये भी सही है, फिर वो कुछ समय के लिए उसको टालने के चक्कर में, इस चक्कर में रहता है आपको।
तो ये क्वेश्चन अपने पास, इसमें कौन सा टिक करेंगे, दोनों में से सिलेक्ट करना पड़ा तो लगभग समान। प्रैक्टिकली अपने पास लगभग समान ही आएगा भाई, पूर्णतः समान संभव नहीं है। हाँ, पूर्णतः समान नहीं होता, अगर पूर्णतः शब्द नहीं होता, केवल समान होता तो अपन क्या कर देते इसे, फिर ये समान ही करते अपन। हाँ, फिर भी तब भी लगभग ही करते हैं। लेकिन अगर पूर्णतः अगर नहीं कहता तो अगर, और फिर यह समान वाला शब्द आता ही नहीं, लगभग वाला नहीं आता। अगर ये दोनों नहीं आते ना, ये वाला इधर लगभग नहीं होता, इधर ये पूर्णतः नहीं होता, समान और कुछ और इसको अलग कर देते कुछ, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन इसको क्या करते हैं, ये ले भाई, ये हट जा रही है। ये तो देखो भाई सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका, अब आपका क्वेश्चन आ गया ना, देख भैया ये तो वर्ग टाइप में अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ध्यान हो तो, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब आपको एक चीज़ मैं बता रहा था, मैं कह रहा था कि एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर 4 द्रव्यमान रखे हुए हैं, m, 2m, 3m और 4m, और केंद्र पर एक m रखा हुआ है। m पर लगने वाला गुरुत्वीय बल कितना होगा। मैंने कहा था अपन शीट सोल्व करेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन वो यही था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले किसी ने कोशिश की, इसमें नहीं किया ना, देख के भी इसे छोड़ दिया। कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही अपने छोड़ने के लिए होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। वो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको वहाँ रुकना नहीं है, वहाँ आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन पे। अगर आप वहाँ रुक गए ना, उसके साथ कुश्ती कबड्डी खेलने लग गए, तो ये मानो आपका वो टाइम किल करेगा, आंसर नहीं आएंगे उसमें। और ऐसे 1-2 क्वेश्चन पेपर में गलत भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं, गलत भी आते हैं, जिनके आंसर नहीं होते हैं या फिर मिसप्रिंट होते हैं, उनमें जबरदस्ती स्टूडेंट उलझा रहेगा, नहीं मैं तो इसे हल करके मानूंगा आज। वो कहेगा तू आज हल करके बता मुझे, ठीक है ना, तेरा टाइम ही पूरा नहीं हो जाए तो मैं हल नहीं होऊंगा। वो कहेगा ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके तो क्वेश्चन मेरे को सारे सोल्व करने। वो कहेगा तो सही कर ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में गलती कर रखी, ठीक है ना। तो यहाँ अपने पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से जानने हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ये कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगना है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो आप सोल्व करके लेके आना कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे अपन करेंगे इस क्वेश्चन को। अब तो क्योंकि अभी आगे बॉटनी क्लास है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी 2 सदिश राशियाँ, कोई भी 2 सदिश राशियां अगर किसी कोण पर हो और उनका परिणामी मान निकालना हो, तो उस परिणामी मान के लिए ये होता है फॉर्मूला। जैसे कि सदिश राशि क्या है, बल है, तो F इजिकल टू क्या लोगे आप, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब वो चाहे बल हो, चाहे वेग हो या संवेग हो, सभी के लिए समान रूप से अप्लाई होती है। यहाँ अगर ये 90 डिग्री वाली स्थिति में आ जाते हैं बल, तो बताओ ये वाली जो वैल्यू आपके पास आएगी, कौन सी वाली बता रहा हूँ मैं, ये वाली, इधर वाली, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, यही हुआ ना। अगर आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है तब उस कंडीशन में देखिएगा, यानी कि जब भी जो परपेंडिकुलर होगी तो आपको ये काम में लेना है, ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, जब तक आप इनको और अभ्यास के रूप में लें। अरे बात नहीं,